Good evening, friends. नमस्कार केवल राव जी। एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू केवल जी। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू धर्मेंद्र जी।
ओके, वेलकम अनूप जी, वेलकम मिहिर ब्रह्मण जी। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीपेश नाथानी। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट में भी आई एम अ स्पेशलिस्ट MDS, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब डेंटिस्ट में स्पेशलिटी जो अगर आप नॉर्मल टर्म्स में बोले तो अक्कल दाढ़ निकालना, जड़बे का एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, फ्रैक्चर करना, उसमें जो भी स्पेशलिटी होती है वो हम लोग करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिहिर ब्रह्मभट्ट जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। उसके बाद ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण समाज, भारतीय परवरिश योजना, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ NGOs और वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले जो भी नॉर्मल लोगों में एक डेंटल को लेके या दांत के इलाज को लेके डर है या मिथ्स है या अफवाहें है, उनके बारे में मैं आपको डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और बीच में अगर आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप अंत में हम उसको लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बचपन से स्टार्ट करेंगे कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि ब्रशिंग जो है बच्चों में या किसी में कब से चालू करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं आए होते हैं तभी भी हमें जो उनके मसूड़े होते हैं या जो उनका पेड़ा होता है उन्हें साफ़ करना रहता है। यस फ्रेंड, इसके लिए आप कोई भी एक स्टराइल कॉटन लीजिए या किसी भी एक कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में उसको स्टराइल करके उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा करके हाथों की उंगली पे लेके बच्चों के मसूड़ों पे अच्छे से घुमा सकते हैं ताकि उनके मसूड़े साफ़ रहे। ये आप हर फीडिंग के बाद भी कर सकते हैं। दांत आने से पहले ही आपको उनकी सफाई चालू कर देनी है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो पहला दांत आना चालू हो जाता है। तो तब आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिलिकॉन जैसे ब्रशेज आते हैं जो एक उंगली में लग जाते हैं, सिंगल ब्रश जैसे। तो उससे आप धीरे धीरे बच्चों के दांतों को साफ कर सकते हैं। बच्चे को टूथपेस्ट नहीं देना है। अगर एक सादी भाषा में कहूँ, जब तक बच्चा खुद से थूकना नहीं सीख जाए तब तक उसे टूथपेस्ट नहीं देना है। आप खाली नॉर्मल ब्रश से उसे ब्रश करा सकते हैं, ठीक है। और ब्रश बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट भी आते हैं वो अलग फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट एक ज़्यादा होता है, जिससे बच्चों को सड़न वगैरह इतनी नहीं हो, इसीलिए उन्हें बड़ों का टूथपेस्ट नहीं देना है। बच्चों को जब भी आप ब्रश कराएं तो आप देखें कि वो आपके निगरानी में ब्रश कर रहे हैं, आपको उन्हें पकड़ के कराना है। ये जो चीज़ है कम से कम 5 से 6 साल तक आपको उनको बताना है, क्योंकि तब तक वो सीखते हैं। तो अगर आपका बच्चा ज़िद करता है कि मुझे ब्रश खुद करना है तो सिर्फ आगे के दांत जो है आप उन्हें खुद करने दे सकते हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे सिर्फ उनको बताना है। बट पीछे के दांत और अंदर के दांत जो है वो आपको उन्हें साफ़ करवाना है। इसके बाद बच्चों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों के दांतों में अगर कुछ हो जाए तो उसे हमें कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दूध के दांत है, टूट ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। दूध के दांत जो है उनकी टूटने की एक एज होती है। कुछ दांत 6 साल में टूटेंगे, कुछ दांत 7 साल में टूटेंगे, कुछ 10 साल में टूटेंगे। तो ये जो नेचुरल टाइम गैप है इसे हमें मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो दांत 10 साल में गिरने वाला है, अगर वो 6 साल में गिर जाएगा तो उसकी जो जगह है दूसरे के आजू बाजू के दांत ले लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों में भी दांत बचाना चाहिए। बच्चों के दांतों में भी सड़न हो जाए तो उसमें रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी कैप लगती है। और आपको ध्यान देना है कि ये नौबत नहीं आए तो हर 6 महीने में या साल में अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर सड़न जल्दी लेवल पे अगर हम देख लेते हैं तो उसे हम सिर्फ जो सीमेंट भर के भी कर सकते हैं, रूट कैनाल में नहीं जाएगा। इन केस किसी कारण सर अगर हमें बच्चों में दांत निकालना पड़े कि दांत इतना सड़ जाए, तो भी दांत निकालने के बाद हमें वहाँ पे एक स्पेस मेंटेनर करके चीज़ आती है, ताकि हम वो जो जगह है उसको मेंटेन करें, वो लगाने की आवश्यकता है, ताकि आजू बाजू के दांत जो है उसकी जगह नहीं ले लें।
और इसके बाद आता है कि बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि बच्चों में जो ब्रेसेस है या तार लगवाना है वो कब से चालू करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सिंपल भाषा में अगर आगे के दांतों में आपको गैप दिखता है तो वो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि 8 से 10 साल में बच्चे के बहुत सारे दांत टूटेंगे और नए आएंगे, तो एक गैप रहना स्वाभाविक है। पर कुछ कारण सर अगर आपको दिखता है जो पीछे खाने वाले दांत है, अगर उनमें गैप आ रहा है या आपके बच्चों में खाने में दिक्कत आ रही है, तो यस आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो 8 से 10 साल में भी कुछ एक इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स करके टर्म आता है, जो एक अलग एक तरह से तारों का ही ट्रीटमेंट है, पर उसमें हम तारों की जगह अप्लायंस देते हैं ताकि बच्चों का जो है वो हैबिट चेंज हो जाए। तो ये जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस है ये हम 8 से 10 साल की उम्र से लगाना चालू कर सकते हैं। और जो ब्रेसेस है, जो तार लगाने का ट्रीटमेंट है, वो हम एक्चुअली 12 साल के बाद, या तो सरल भाषा में कहूँ, एक बार सारे दूध के दांत टूट के नए परमानेंट दांत आ जाए तो हम उसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चों में दांत कई बार नहीं आते या लेट आते हैं, तो मैं आपको बता दूं 6 महीने से बच्चों के दांत आना चालू हो जाते हैं और ये 2 साल 2.5 साल तक पूरे दूध के दांत आ जाते हैं। कुछ कारण सर, कुछ बच्चों में दांतों का ये जो इरप्शन होता है वो डिलेड होता है, तो उसमें आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। अगर 1 साल तक भी बच्चों का एक भी दांत नहीं आए दूध का, तो आप अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवा सकते हैं और एक एक्सरे लेके देख सकते हैं कि दांत इरप्शन में कितना टाइम है और नीचे कितने बात है। ठीक है, ये तो हुई अपने बच्चों की बात। और बच्चों को और एक चीज़, बच्चों को जब भी आप टूथपेस्ट भी दे रहे हैं तो एकदम छोटा सा, जो हम चावल के दाने जितना बोलते हैं उतना ही आपको टूथपेस्ट देना है, एकदम ज़्यादा नहीं देना है। और टूथपेस्ट जैसे मैंने पहले बताया, जब बच्चा थूकना चालू करे तभी ही देना है, उससे पहले नहीं देना है। और अपनी निगरानी में ही बच्चों को टूथपेस्ट दीजिए। तो पीडियाट्रिक डेंटल बच्चों के दांतों का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें बचपन से ही आपको गाइड करना है, उन्हें आपको एक मोटिवेशन देना है क्या किस तरह से दांतों को साफ रखना है। उन्हें कभी भी डराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को इतना डरा देते हैं कि वो डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आप बचपन से ही उन्हें एक मोटिवेशन करिए, उनको डेंटिस्ट के पास ले जाइए ताकि फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब एक बार बच्चा 12-13 साल का हो गया और आपको लगता है उसके दांत सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी है, उसमें अलग अलग तरह की ब्रेसेस आते हैं। मेटल ब्रेसेस आते हैं, सिरामिक ब्रेसेस आते हैं, जो अंदर से लगे उस तरह के भी ब्रेसेस आते हैं, अलाइनर्स, आजकल काफ़ी सारे एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है, किसी में भी कोई हार्म नहीं है, आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपका डेंटिस्ट जिस तरह से आपको सजेस्ट करे आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक और मिथ है फ्रेंड्स कि कुछ लोग बोलते हैं, गुड इवनिंग भारती जी, एक और चीज़ कुछ लोग सोचते हैं कि जो दांतों का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो सिर्फ बच्चों में या एडल्ट्स में ही होता है, जाकि 16 साल 18 साल या 20 साल का। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल राइट ट्रीटमेंट इज़ एज अर्ली एज पॉसिबल। 12 साल से 13 साल में अगर आप चालू करवा ले तो अच्छा है, ताकि स्कूल जब बच्चा जा रहा हो तो ख़त्म हो जाए। बट कुछ कारण सर इतना अवेयरनेस नहीं है और आप डिलेड भी होते हैं, तो एडल्ट्स में भी ऑर्थोडोंटिक या ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है। हमने 45 to 50 ईयर्स के एज में भी ऑर्थो का ट्रीटमेंट किया है। बस एडल्ट्स में एक ही कंडीशन है, उनके जो मसूड़ों की कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। अगर मसूड़ा सही है और नीचे की हड्डी एकदम बराबर है तो हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट 50 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथ एकदम गलत है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है ब्रेसेस का वो बहुत लंबा चलता है, 1.5 से 2 साल। हाँ, नॉर्मल चीज़ है, 1 से 1.5 साल मिनिमम चलता है, क्योंकि दांत के मूवमेंट्स को टाइम लगता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं फ्रेंड्स एडल्ट्स पे। तो एडल्ट्स पे सबसे कॉमन डेंटल रूमर एक जो होता है
कि दांत साफ़ कराने से दांत घिस जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हमने देखा है बोलते हैं कि सर मैंने तो दांत साफ़ कराया था तो उसके बाद हिलने लग गए। ये बिल्कुल ही रॉन्ग मिथ है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, लोग दांत साफ़ करवाने कब आते हैं जब बहुत सारा उनके दांतों पे परत जम जाता है। आपने देखा होगा पीली पूरी परत बन जाती है। तो जब आप बहुत टाइम तक ये परत को साफ़ नहीं करवाते तो ये जो परत है ये नीचे का जो मसूड़ा है और उसकी हड्डी है उसको खाने लग जाती है। तो जैसे जैसे वो हड्डी खाने लग जाती है अपना दांत कमज़ोर होने लग जाता है। और जब वो कंडीशन में पेशेंट आता है हमारे पास और जब हम दांत साफ़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरा दांत हिलना लग गया है, पर एक्चुअल जो वो दांत हिल रहा है वो नीचे के मसूड़ों की हड्डी गल गई है उसके कारण होता है। तो ये एकदम रॉन्ग मिथ है। दांत बार बार साफ़ कराने से दांत वीक होते हैं ऐसा नहीं है। आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार डेंटिस्ट को दिखाइए और अगर नीड पड़े तो आपके डेंटिस्ट से आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। सेकंड मिथ ये है कि कुछ लोग दांतों को इतना ज़ोर ज़ोर से घिसते हैं कि उनको लगता है जितना ज़ोर से घिसेंगे उतना दांत साफ़ होंगे। ऐसा नहीं है। आप कभी भी टूथब्रश यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट ब्रिशल्स यूज़ कीजिए और दांतों को एकदम हल्के हाथों से साफ़ करना है। अगर आप दांतों को बहुत ज़ोर ज़ोर से घिसेंगे तो दांतों के जड़ के थोड़ा सा ऊपर एक खड्डे जैसा हो जाता है जिसको हम एब्रेजन बोलते हैं, विच इज़ जो सबसे कॉमन हार्ड ब्रशिंग की वजह से होता है। तो आपको ब्रशिंग भी एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी, हल्के हाथ से करनी है। ब्रशिंग की एक टेक्निक होती है, एकदम सिंपल टेक्निक में कहूँ तो आपको ऊपर नीचे और गोल गोल ही ब्रश करना है। और ब्रशिंग टेक्निक, और जब भी आपको लगे कि मेरे मसूड़ों से खून आना चालू हो गया ब्रश करते वक्त, तो वो एकदम सही समय है आपके डेंटिस्ट को दिखाने का, क्योंकि वो आपका पायोरिया हो सकता है, बहुत टाइम से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से वो खून आ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आप अपने डेंटिस्ट को बताना है, आपको डिलेड नहीं करना है। ठीक है। सेकंड थिंग मोस्ट कॉमन है कि लोग डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे दांतों की 3 लेयर होती है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा नस का भाग। तो जो भी सड़न चालू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऊपर के लेयर से चालू होती है। तो जब ऊपर के लेयर में सड़न होगी ओके, आई थिंक भारती जी का एक सवाल आया है कि उनकी बेटी 16 साल की है और उनके जो लोअर फ्रंट 2 टीथ है वो एक्सरे में नहीं है, उनको टूथ है ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो भारती जी मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी का अगर एक्सरे में दांत नहीं है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसके दूध के दांत गिरे हैं। अगर नहीं गिरे तो उसको ऐसे ही रख सकते हैं अगर उसमें सड़न नहीं है, और अगर दूध के दांत गिर गए हैं और वहाँ पे नीचे के परमानेंट टीथ भी नहीं है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो। दांत रिप्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें हम ब्रिज का ऑप्शन भी है, इम्प्लांट्स का भी ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नमस्कार अशोक सिंह जी। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि दांतों की 3 लेयर होती है, तो अगर आपकी सड़न पहली और दूसरी लेयर में हो तभी आप उस समय डेंटिस्ट के पास चले जाए, तो उसमें हम फिलिंग करके जो दांत का सीमेंट होता है वो भर के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उस 2 लेयर तक आपको इतना पता नहीं चलेगा। पहली लेयर पे होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब दूसरी लेयर पे आएगा तब आपको हल्का सा सेंसिटिविटी फील होगा। पर ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट लेके उसको ठीक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसी चीज़ में सेंसिटिविटी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। तो पहली और दूसरी लेयर तक सड़न होगी तो उसको आप सीमेंट भर के ठीक कर सकते हो। इसमें आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको तकलीफ भी कम होगी। ठीक है। पहले जो है हम चांदी की फिलिंग करते थे, बट अभी जो है हम दांत के कलर की फिलिंग करते हैं, जो बहुत ही एस्थेटिक और दिखने में भी अच्छी होती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपने कुछ कारण से डिले कर दिया तो आपकी जो सड़न है दांत की तीसरी लेयर, जिसको हम नस बोलते हैं या पल्प कहे, उसमें चली जाती है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत सीवियर पेन होने लग जाता है, और जब इस कंडीशन में दांत आज चली जाए सड़न तीसरी में, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नस के इलाज की ज़रूर होती है।
अब बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मुझे दर्द होता है तो नहीं कराना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब क्या है, हम दांतों की नस में जो भी इन्फेक्शन है उसको पूरी तरह से साफ करके उसके अंदर हम सीमेंट भर के और फिर उसके ऊपर कैप लगाते हैं। ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर दांत रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि रूट कैनाल हम मोस्टली तब करते हैं जब आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया होता है। तो वो सड़न के कारण आपके जो दांत का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है, तो आप उसमें इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहता है, तो इसीलिए उसके बाद उसमें कैप लगाना ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जांपल आपकी जो सड़न है तीसरी लेयर में भी चली जाती है, तो भी हमने बहुत पेशेंट्स को देखा है कि वो मेडिसिन ले लेंगे और अवॉइड करेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो सड़न एक टाइम पे आके आपका पेन रुक जाएगा, बट सड़न वो अंदर फैलती रहेगी और इतनी स्टेज तक फैल जाएगी कि वो मसूड़े में जाके फिर दांतों में इन्फेक्शन या पस भर जाएगा। तो बहुत पेशेंट्स को हमने देखा है कि वो सूजन लेके आते हैं गाल पे, आपने भी देखा होगा। तो ये जो सूजन है फ्रेंड्स, ये बहुत डेंजर है। ये एक ही कंडीशन है जिसको हम डेंटल इमरजेंसी बोलते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर जो आपके दांत के नीचे अगर सड़न चली गई और सूजन से पस भर गया, तो वो पस मसूड़ों से होके नीचे दांतों में और भी गाल में और जीभ के नीचे जा सकती है। और अगर ये जो पस है एक बार जीभ के नीचे के स्पेस में चली गई, तो वो जीभ को भी ऊपर, जीभ को एलिवेट करके आपको सांस लेने में तकलीफ कर सकती। तो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट डेंटल इमरजेंसी। सो फ्रेंड्स, डेंटल सड़न को लाइटली मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो आगे चल के वो दिक्कत दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा, एब्सेस या पस भर के वो आपको तकलीफ दे सकता है। ठीक है। तो अगर आपने रूट कैनाल कराया है तो उसके बाद आप कैप लगाइए। कैप बहुत सारी तरह की आती है, स्टील की और मेटल की, जो सादी भाषा में कहूँ चांदी के कलर की आती है, दांत के कलर की आती है। तो जो भी आपको लगाना है आप वो अपने डेंटिस्ट से सलाह लेके लगा सकते हैं, बट कैप लगाना ज़रूरी है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर एक दांत निकाल दे तो दांत बिठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे तो 32 दांत है, अगर एक दांत निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक खाने की दांत सड़ के आपने निकाल दी है कुछ कारण से, और अगर आप उसको नहीं बिठाते हो, तो कुछ सालों में क्या होगा, वो जो दांत है उसकी जगह आजू बाजू के दांत टेढ़े होने लग जाएंगे। जब ये दांत टेढ़े मेढ़े होने लग जाएंगे तो आपके आगे पीछे के दांतों में गैप होने लग जाएगा। तो क्या होगा, वो गैप में खाना फंस के सड़न होने लग जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं बिठा रहे हो, वहाँ पे दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, तो आप दूसरी साइड से खाना चालू कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा प्रेशर आपके एक ही साइड पे जाके एक ही सांधे को आ रहा है। फॉर एक सांधा मतलब जो अपने दांत का जड़बा होता है उसके वहाँ एक सांधा होता है, जैसे घुटने में होता है, जिसको हम टीएम जॉइंट या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। तो अगर वो चीज़, अगर दांत आप नहीं बिठाते हैं तो उसका पूरा लोड जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे आता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अगर आपके पास 2 पैर है और अगर आप एक ही पैर पे चलते रहोगे तो पूरा लोड वो पैर पे आएगा। उसी तरह अगर आप एक ही साइड से खाना खाते रहोगे तो पूरा लोड एक ही साइड आएगा और वो जॉइंट में पेन होने लगेगा। और फ्रेंड्स, ये जो दांत के सांधा है जड़बे का, उसका जो पेन है वो बहुत वेग पेन होता है, मतलब वो आपको समझ में नहीं आएगा। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनका पूरा सर दुख रहा है और इसके लिए उन्होंने माइग्रेन की ट्रीटमेंट ली, बहुत सारा ले लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो जो पेन था सिर्फ एक दांतों के दांत नहीं होने की वजह से या दांतों में इम्बैलेंस होने की वजह से था। तो ऐसे केस में अगर हम उनको एक सिंपल सा स्प्लिंट भी देते हैं तो उनका वो पूरा पेन चला जाता है। और ये जो जॉइंट पेन है फ्रेंड्स, ये आपके सिर में ये साइड पे जा सकता है और आपके नेक पे भी जा सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा बहुत सीवियर पेन लगे तो एक बार आप डेंटल चेकअप भी करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि वो दर्द किस वजह से है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक भी दांत निकलवाते हैं तो उसको रिप्लेस कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अभी दूसरा एक सवाल आता है कि अगर दांत मैंने निकलवा दिया तो रिप्लेसमेंट कैसे करना है।
तो फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत आजकल कम होता है वो है डेंचर या चौकठा हम बोलते हैं, निकालने पहनने वाला। दूसरा आता है एक ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है, हम आगे पीछे के दांतों का सपोर्ट लेके वो दांत बिठाते हैं। और तीसरा जो सबसे कॉमन है फ्रेंड्स वो है आजकल चलता है डेंटल इम्प्लांट। अभी एक बहुत लोगों में मिथ है कि सर इम्प्लांट कराने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, पता नहीं वो बाहर का मटेरियल है कैसा होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दांत बिठाने का सबसे अच्छा ऑप्शन इम्प्लांट है, क्योंकि उसमें हम आजू बाजू के दांत को कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपका दांत मिसिंग है वहीं पे हड्डी में डाल के हम उसमें नया दांत बिठा रहे हैं। तो बस प्रोवाइडेड ये है कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन सही होनी चाहिए ताकि हम उसमें इम्प्लांट बिठा सकें। तो पेशेंट पेशेंट डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, डेंटल देना है या ब्रेक देना है या इम्प्लांट देना है। तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। ये तो है जानने की बात है। इसके बाद सबसे कॉमन एक सवाल है कि अक्कल दाढ़ का दर्द ऐसा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे मुंह जब तो छोटा पड़ेगा तो हमारे मुंह में खाने की बेसिकली दो दाढ़ का काम है, और तीसरी जो है अक्कल दाढ़ है। उसके लिए मुंह में अभी जगह नहीं रही क्योंकि हमारे जॉस छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए 80% लोगों को अक्कल दाढ़ का प्रॉब्लम आता है। उसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, वो दांत और के ऊपर एक मसूड़ा आ जाता है और वो दांत और मसूड़े के बीच में खाना फंसता रहता है। इसके कारण लोगों को बहुत सीवियर पेन होता है, और ये जो पेन है फ्रेंड्स पूरा सर से लेके नीचे गले तक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है तो अक्कल दाढ़ को निकलवा देना चाहिए। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अभी क्लियर है आई गेस? अक्कल दाढ़ का जो दर्द है वो बहुत सीवियर होता है। तो अगर आपको अक्कल दाढ़ बार बार तकलीफ देते हैं तो उसको निकलवाना चाहिए। अभी बहुत लोग हैं एक निकालने के बाद आँखों पे असर होता है, बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। दांत निकालने का आँखों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, थैंक यू अभिषेक भाई। तो अक्कल दाढ़ निकालने से आँखों पे कोई असर नहीं होगा, तो आप निकलवा सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, अक्कल दाढ़ जो निकालना है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है। हो सकता है निकालने के बाद आपको 1-2 दिन हल्की सी सूजन रहे, माइल्ड पेन रहे, बट वो कॉमन चीज़ है, वो ठीक हो जाती है। तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर उसको लाइटली नहीं लेना है। रीज़न फ्रेंड्स, अगर आपके अक्कल दाढ़ में इन्फेक्शन हो गया और अगर आपने उसको अवॉइड किया तो कुछ टाइम बाद वो सिस्ट या गांठ जो बोलते हैं हम सादी भाषा में, गांठ में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो गांठ आगे चल के बहुत ज़्यादा आपकी हड्डी को गल के तकलीफ दे सकती है। तो उसको तुरंत खाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट थिंग आते हैं हम टीथ वाइटनिंग या उस पर। सबसे कॉमन लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मुझे दांत मेरे बहुत पीले हैं, मुझे वाइट कराना है। तो सबसे पहले दांत मैं आपको बता दूं, हर एक पर्सन का दांत का अपना अपना शेड होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वो कैसा लगता है। अगर आपको वो वाइटनिंग करवाना है तो आप करवा सकते हो। वाइटनिंग करवाने के लिए ब्लीचिंग हम करते हैं, बट ब्लीचिंग भी आपको हमेशा नहीं करवानी है। अगर आपको कोई फंक्शन या कुछ है तो आप ब्लीचिंग करवा सकते हो। ब्लीचिंग का जो असर है 6 मंथ्स टू 1 साल या 1.5 साल या 2 साल रहता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स का कंडीशन। उसका अगर पेशेंट्स को टोबैको चूइंग हैबिट है या कुछ और स्टेन्स की है तो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको परमानेंट वाइटनिंग चाहिए तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डेंटल वीनियस। फ्रेंड्स वीनियस टोटली सेफ प्रोसीजर है, उसमें कुछ ख़राब नहीं है। हल्का सा दांत को घिस के हम उसके ऊपर एक वीनियर का लेयर लगा देते हैं, तो उससे आपके दांत जो है, आपकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों में एकदम क्लियर स्माइल होती है, तो वो वीनियस से आप करवा सकते हैं, जिसको हम सेलिब्रिटी स्माइल भी बोलते हैं। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, आप बिंदास करवा सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, बहुत लोगों में ये मिथ है कि दांत अगर सड़ गया तो उसको निकालना ही चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपका दांत कितना भी सड़ा हो, सिवाय अक्कल दाढ़ के
हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो दांत बचा सके। अगर दांत का स्ट्रक्चर एकदम ख़राब हो गया है तो हम उसके अंदर एक स्क्रू डाल के उसके ऊपर सीमेंट बल के, फॉर एग्जाम्पल सिंपल बोलूँ तो जैसे हम पिलर में सलिया डाल के बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह दांत के अंदर एक पिलर डाल के उसके ऊपर हम लोग दांत बिल्ड करते हैं। तो अगर आपका दांत कितना भी सड़ जाए, हमेशा कोशिश करिए कि उसको बचाइए और दांत निकालने पे मत जाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे को तो निकालने में कम तकलीफ़ है या बचाने में, पर उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे। तो दांत बचाना हमेशा बेटर है। सेकंड फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन दूसरा एक मिथ आता है कि दांतों की सेंसिटिविटी हो तो लोग आजकल पे टीवी में ऐड देख के टूथपेस्ट यूज़ करना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं ऐसा करना है। अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो वो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइएगा और तो उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लीजिएगा। सेकंड फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन और एक मिथ मैं बोलूँ तो लोग ये बोलते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा अच्छा है या ब्रश कौन सा अच्छा है। फ्रेंड्स, टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ करिए, खाली ध्यान रखिए कि वो जो टूथपेस्ट है उसमें रफनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो टूथपेस्ट बहुत रफ है तो वो आपके दांतों को घिस सकता है, तो टूथपेस्ट स्मूथ होना चाहिए। ब्रशिंग जो है हमेशा आपको दिन में 2 बार करनी है, और ब्रशिंग का जो टाइमिंग भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जनरली आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा है या थूक है वो कम बनती है, इसलिए रात को ब्रश करना ज़रूरी है। क्योंकि जब थूक कम बनती है तो दांतों में सड़न के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम दिन भर जब जागते हैं और काम करते हैं तो हमारे मुंह में थूक बनता रहता है, और थूक का क्लिनजिंग एक्शन होता है, ये हमारे दांतों को सड़न से बचाता है। तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारी ये थूक नहीं बनती है, इसीलिए हमें हमेशा रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो वो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए। तो ये 2 टाइम बहुत ज़रूरी है ब्रश करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप रेगुलर फ्लॉसिंग भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे दांतों के बीच में खाना फंसता है, तो आप फ्लॉसिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा खाना फंस रहा है तो वो दांतों के बीच में सड़न के कारण भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को बताइएगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद गार्गलिंग, कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर कुल्ला करते रहेंगे तो आपके दांत अच्छे रहेंगे और आपके बीच में खाना भी नहीं फंसेगा, ताकि और इससे सड़न भी कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ अभी आते हैं, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि कुछ एज के बाद दांत बिठाना पॉसिबल है कि नहीं। फ्रेंड्स, हर एज में दांत बिठा सकते हैं। ओल्ड एज में भी हम इम्प्लांट्स बिठा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके दांतों की हड्डी अच्छी होनी चाहिए। अगर कुछ कारण सर आपके दांतों में हड्डी इतनी अच्छी नहीं है तो भी आजकल इतने एडवांस प्रोसीजर्स है कि हम उसमें दूसरे ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स वगैरह करके आपको दांत दे सकते हैं। और दांत बिठाना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि वो आपके खाने के काम आते हैं। फ्रेंड्स, बोलते हैं अगर हर बार आप दांत को खाने को कम से कम 30 से 32 बार चबाना चाहिए, उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपके शरीर में बीमारी भी कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए दांत की बहुत अहमियत है। सेकंड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके मुंह में कोई भी दांत शार्प है या आपको चुभ रहा है तो उससे तुरंत आप डेंटिस्ट को बताइए। उसका एक कारण बताता हूँ। अगर आपको कोई भी दांत बहुत ज़्यादा और बार बार जीभ पे चुभ रहा है तो आगे चल के वहाँ पे एक बार बार अल्सर होगा, और वो अल्सर पे जितना ज़्यादा आपको लगता रहेगा वो उतना उसको घाव देगा। और कुछ केसेस में देखा गया है कि ये जो अल्सर है ये आगे जाके कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपके मुंह में कोई भी शार्प दांत है तो उसको आप लाइटली मत लीजिए, आप तुरंत जाइए अपने डेंटिस्ट के पास। 10 मिनट का प्रोसीजर है, आप उसको स्मूथ करवा के आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया, ये बात हो गई आपको क्या केयर करना चाहिए और क्या केयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात
फ्रेंड्स बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे मुंह में से बदबू आती है, या आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके मुंह में से बदबू आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके मुंह में अगर कोई सड़न हो और पस भर गया, उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा कचरा जमा है तो उसकी वजह से भी स्मेल आ सकती है। तो अगर आपको कुछ कारण से लगता है कि मेरे मुंह से बहुत ख़राब स्मेल आ रही है, तो यू शुड, आपको तुरंत ही डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, अपनी मेडिकल कंडीशंस के बारे में ज़रूर बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, कुछ लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं और वो खून पतला करने की दवा लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन आपके डेंटिस्ट को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं और आपको दांत निकालने की आवश्यकता है, तो आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं ताकि आपको दांत निकालने के बाद तकलीफ़ नहीं हो। दूसरा, कई पेशेंट्स को डायबिटीज़ रहती है, तो ये भी आपके डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में मसूड़ों का जो कंडीशंस है वो बहुत कॉमन देखा गया है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप पेशेंट अपने डॉक्टर को बताइए। अगर आपको थायराइड है, एस्थमा है, या कोई चीज़ से एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें आपके डेंटिस्ट को बतानी चाहिए, क्योंकि इन सब से जो आपका ट्रीटमेंट है और आपके डॉक्टर को पता चलता है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। ओके, और एक सवाल आया है कि दिन में माउथ वॉश कितना यूज़ करना चाहिए। तो सर मैं आपको बता दूँ, आपको रेगुलर माउथ वॉश यूज़ नहीं करना है। जितना हो सके नॉर्मल पानी से कुल्ला कीजिए, या हल्के गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के कुल्ला कीजिए, क्योंकि कुछ माउथ वॉश ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे स्टेन्स करते हैं। अभी मार्केट में ऐसे भी माउथ वॉश आए हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे स्टेन्स नहीं भी करते हैं, बट वी रिकमेंड कि माउथ वॉश तभी यूज़ करिए जब आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, या तो कभी आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं। रेगुलर में आप नॉर्मल वाटर से भी गार्गल कर सकते हैं, या तो नॉन अल्कोहलिक बेस्ड माउथ वॉश है तो वो यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ टेक होम रेमेडीज़ देना चाहूँगा। सबसे पहले, दिन में 2 बार ब्रश करिए, हर एक खाने के बाद कुल्ला करिए, अपने डेंटिस्ट को 6 महीने में 1 बार विज़िट करिए। और एक चीज़ बता दूँ, डेंटिस्ट लोग स्कैरी नहीं होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे, हम लोगों को डराते नहीं हैं, तो उससे मत डरिए। अभी जो ट्रीटमेंट है बहुत एडवांस हो गया है। लोगों के मन में हमेशा एक दांत के इलाज को लेके डर है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे, इंजेक्शंस देंगे, तो डर लगता है। बट अभी का जो समय है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको इंजेक्शन का भी पेन नहीं फील होता है। कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है वो हम एब्सोल्युटली पेन फ्री कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको मैंने जो भी आज मिथ्स बताए, कॉमन मिथ्स, वो आपको पता चल गए होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पूरब जी का एक सवाल है कि बाय व्हाट एज शुड ऑल मिल्क टीथ फॉलो अप। ये पूछ रहे हैं कि दूध के दांत कब तक गिर जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूध के दांत जो है आइडियली 12 से 13 साल तक गिर जाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों में ये डिलेड हो। अगर आपको लगता है आपके दांत 13 साल तक नहीं गिरे हैं, तो एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवा सकते हैं, ताकि वो एक एक्सरे लेके बता सकता है कि आपके जो दूध के दांत के नीचे परमानेंट टीथ है कि नहीं। अगर वो है या नहीं, तो वो एक्सरे में पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे वो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जो भी डेंटल मिथ्स या रूमर्स, मैंने कोशिश की है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। इसके अलावा किसी का और कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बच्चों में आपने बहुत बार लोगों में देखा हो कि बहुत बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है। तो अगर ये चीज़ 3 या 4 साल तक है तो नॉर्मल है। अगर उसके बाद भी बच्चा कंटिन्यू करता है तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे को मुंह में बार बार थंब रखने की या अंगूठा रखने की आदत है, तो वो आगे चल के आपके दांतों पे असर कर सकता है। आपके जो आगे के दांत है वो थोड़ी तरह से आगे आ जाएंगे, और दूसरा उसके टेढ़े मेढ़े आने के भी चांसेस होंगे।
तो उसके लिए आप वो ध्यान रखें। और दूसरी एक फ्रेंड चीज़ मैं बता दूं कि बहुत लोगों को क्लेंचिंग करने की आदत होती है। अगर आपको लगे कि आपके घर में किसी को भी क्लेंचिंग की आदत है, रात को सोते वक्त वो बहुत ज़्यादा ऐसे दांत से दांत मिलाते हैं, तो उन्हें तुरंत डेंटिस्ट के पास ले जाइए। पहले उसका कारण देखेंगे और उनको हम फिर एक अपना स्प्लिंट होता है वो हम दे सकते हैं। पल्लवी जी का सवाल है बोन लॉस। पल्लवी जी, बोन लॉस मतलब जो आपके मसूड़े की नीचे की हड्डी है उसको बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है आपके दांतों में जो परत जम जाती है, सफाई नहीं करते, उसकी वजह से हो जाता है, जो आगे चल के बहुत ही डेंजर है। डेंजर इसलिए है क्योंकि जितनी ज़्यादा हड्डी गलती जाएगी आपके दांत उतने लूज़ होते जाएंगे। तो आपको उसको ध्यान रखना है और हर 6 महीने में जाके एक बार चेकअप कराना है। अनूप जी ने पूछा है मेरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। यस अनूप जी, मैं आपको नंबर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश नाथानी है। ब्रह्म भट्ट जी ने एक और सवाल पूछा है, कैन वी ब्रश 3 टाइम्स अ डे आफ्टर एवरी मील। आप कर सकते हैं ब्रह्म भट्ट जी, पर हम लोग स्टैंडर्ड एडवाइस करते हैं 2 टाइम्स करिए और आफ्टर एवरी मील आप गार्गल करिए, कुल्ला करिए। अगर आप रेगुलर कुल्ला करते रहेंगे तो वो आपके दांतों को स्वस्थ रखेगा। ज़्यादा टाइम ब्रश करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ये नहीं है, बट एटलीस्ट 2 बार करिए और बाकी टाइम आप गार्गल करिए, ठीक है। आर देयर नॉन ईट एनी ईटिंग हैबिट्स टू मेंटेन डेंटल हेल्थ लाइक ईटिंग कोल्ड आफ्टर हॉट और फूड। अक्षय जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि ईटिंग हैबिट्स का कोई डेंटल हेल्थ पे असर होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि येस, अगर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की आदत है तो जो कोल्ड ड्रिंक का एसिड है वो आपके दांतों की लेयर को घिस सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह की हैबिट है तो उसको आप कम करिए। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे विटामिन सी है, विटामिन सी जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, अपना लेमन हो गया, संतरा हो गया, ये आपके मसूड़े को हेल्दी रखता है क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो कोलेजन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, जो अपने मसूड़ों का एक कंटेंट है। तो यस, फूड हैबिट्स बहुत डेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। ठंडा या गर्म खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है आपको ठंडा या गर्म खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, झंझनाहट या कुछ है, तो दैट कैन बी अ इशू, तो उससे आप हमेशा अपने डेंटिस्ट को बता सकती है, ठीक है। मैं इसके अलावा अगर किसका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में अपना पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कभी भी मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, भारती जी का सवाल है, मेरा बेटा 12 साल का है बट वो ब्रश अच्छे से नहीं करता। ठीक है भारती जी, अगर आपका बेटा 12 साल का है, ब्रश नहीं करता, तो ये एज अ पेरेंट आप उसको सिखाइए। आप उसके साथ खड़े रहिए मिरर के सामने और उसे हाथ पकड़ के समझाइए कि किस तरह से ब्रश करते हैं, तो उसे समझ पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसे समझाइए कि ये बहुत आवश्यक है, और 12 साल का है तो वो समझ भी जाएगा। और हो सकता है 5-6 महीने तक आपको उसको हेल्प करना पड़े, जो आप करिए, और मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आप उसमें अपने आप चेंज देखेंगे। उसे आप पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए कि अगर आप ब्रश करोगे तो आपके दांत अच्छे होंगे और आपके दांतों में कुछ भी सड़न भी नहीं लगेगी। उसे पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। जितना आप बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स दोगे उतना ही वो आपकी बातों को लेंगे। अच्छा, ओके, पूरब का सवाल है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए अगर मसूड़ों में बार बार दर्द होता है। तो पूरब जी, अगर मसूड़ों में बार बार दर्द है तो हो सकता है आपको दांत के टीथ क्लीनिंग की बहुत ज़रूर हो, गम्स के क्लीनिंग की बहुत ज़रूर हो, तो वो आपको एक बार डेंटिस्ट को बताना पड़ेगा, क्योंकि पेन होगा तो उसका कोई रीज़न भी होगा। व्हाट्स द होम रेमेडी फॉर टूथ सेंसिटिविटी, विवा जी ने पूछा है। तो टूथ सेंसिटिविटी के लिए, होम रेमेडी के लिए मैं वही बोलूँगा सर, अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आप
कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको सीवियर इमरजेंसी है तो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट लेके यूज़ कर सकते हैं, बट उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूर है। होम रेमेडी में मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ वार्म सॉल्ट वाटर से गार्गल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बट हल्का वार्म से। और फ्रेंड्स, और एक बात मैंने देखी है कि बहुत लोगों को सड़न या दर्द होता है तो उसमें लौंग रखते हैं या कुछ भी दांत का घर इलाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बता, तो वो जो लौंग रखना या कुछ भी चीज़ है वो आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा। तो उससे अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो एक बार आप रखिए, पर उसको बार बार आदत नहीं डालनी है। एक बार आपने रख दिया, आपका पेन सबसाइड हो गया, तो उसके बाद तुरंत जाके अपने डेंटिस्ट से एक बार चेकअप करवा लीजिए। यूसुफ भाई ने पूछा है कि चिंगम खाने से कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ बेनिफिट्स और नॉट। चिंगम खाने से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली चिंगम जो है लोग मिंट फ्लेवर की खाते हैं ताकि उनके मुंह में वो फ्रेशनेस रहे। तो चिंगम खाने से ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर आपका बहुत ज़्यादा बार बार चिंगम खा रहे हो तो हो सकता है कई बार आपके जो जॉ मसल्स है उसमें आपको पेन होने लग जाए। तो उस हिसाब से आपको अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा शुगर वाली च्युइंगम नहीं खानी चाहिए, तो अगेन वो आपके दांतों को हेल्प करेगा। अक्षय जी ने पूछा है सवाल टूथपिक और डेंटल फ्लॉस। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टूथपिक कभी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि टूथपिक यूज़ करते हैं तो वो आपके मसूड़ों को घाव देती है। तो हमेशा जितना हो सके डेंटल फ्लॉस यूज़ करिए, टूथपिक अवॉइड करिए। डेंटल फ्लॉस इज़ ऑलवेज बेटर देन अ टूथपिक। ओके, पूरब जी का सवाल पूछा है, अगर मुंह में एक सादा अल्सर हो जाए तो उस पर ग्लीसरीन अप्लाई करना है या कुछ आप सजेस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके मुंह में अल्सर हो गया है तो आप घर पे जो सादा घी या शहद होता है वो लगा सकते हैं। पर अल्सर के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप एक बार चेकअप करें कि वो अल्सर का रीज़न क्या है। बहुत लोगों को कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को दांत शार्प और लग रहा है उसकी वजह से भी ब्लिस्टर हो सकता है। तो उसका कारण ढूंढना है, और उसके बाद अलग अलग ऑइंटमेंट्स आते हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अल्सर के लिए। तो अगर आपको घर पे करना है तो अभी आप नॉर्मल घी या शहद लगा सकते हैं कुछ समय के लिए। देवांश का सवाल है कि टूथपेस्ट यूज़ करना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, यस, टूथपेस्ट यूज़ करिए, क्योंकि टूथपेस्ट का एक फ्रिक्शन इफ़ेक्ट होता है। टूथपेस्ट में वो एक मिंट फ्लेवर भी होता है जो आपको फ्रेशनेस देता है, और उसमें एक फ्लोराइड कंटेंट भी होता है जो आपके सड़न को रुकने से मदद करता है। तो यस, टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट हमेशा यूज़ करिए, पर आपको टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में ही लेके आपको यूज़ करना है। इसके अलावा किसी का अगर कोई सवाल है तो वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको काम आएगी, और अब से आप डेंटल ट्रीटमेंट से डरेंगे नहीं, आप रेगुलर अपने डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा मीर ब्रह्मभट्ट जी का और उनके पूरे एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इसका अपॉर्चुनिटी दी और इसमें मदद की। So thank you friends, one again good night, have a safe and healthy life, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।
ओके, अक्षय जी का एक और सवाल आया है कि कुछ बच्चों को जीभ बार बार रखने की आदत होती है, उसके टीथ पे कोई है टूथ पे कोई असर होता है। यस फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को जीभ बार बार निकालने की आदत है तो उसके कारण आपके जो बच्चे के आगे के दांत है वो और आगे आ सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ये जीभ बार बार बाहर निकालने की आदत है तो उसे वो हैबिट ब्रेक करना बहुत ही कंपलसरी है। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और ये हैबिट ब्रेक करवानी है, नहीं तो उसके आगे के दांत बाहर आ जाएंगे और दांतों के बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है। यूसुफ जी का सवाल है कि आप कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है। यूसुफ जी, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करिए, बस वो ध्यान रखिए वो ज़्यादा एब्रेसिव मतलब खरबरा जो बोलते हैं उसमें वो पार्टिकल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टूथपेस्ट थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। जितिन जी का सवाल है कि बच्चों के लिए बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है। जितिन जी, मार्केट में बच्चों के लिए बहुत टूथपेस्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनी के, आप कोई भी ले सकते हैं। बस जो बड़ों का टूथपेस्ट है वो बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट आता है जो सड़न रोकने में मदद करता है। तो मार्केट में जो भी अवेलेबल है अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। देवांश का एक सवाल है कि जलन होती है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जलन मुंह में, अगर आपको मुंह में जलन हो रही है तो हो सकता है वो चांदी या अल्सर के कारण हो, तो वो आप एक बार चेक करा के दिखा सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। पूरब का सवाल है कि बार बार परत जमने से स्केलिंग बार बार करानी चाहिए। बार बार नहीं कहता, पर एटलीस्ट 6 महीने में आप एक बार चेकअप करा लो, और अगर उस बीच आपको टार्टर फॉर्मेशन ज़्यादा है तो आप क्लीनिंग करवा लीजिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। कुछ ऐसे भी टूथपेस्ट आते हैं जो टार्टर फॉर्मेशन कम करते हैं, तो आपके डॉक्टर वो आपको प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। टार्टर मतलब जो नॉर्मल परत जमती है पीले कलर की, उसको हम टार्टर बोलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जो भी यहाँ पे आए, मेरा सेमिनार सुना और सवाल पूछे। अक्षय जी का सवाल है कि मुंह में बार बार अल्सर आने का कारण क्या है और उसका प्रिवेंशन। अल्सर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। हो सकता है आपके कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो, आप पानी कम पीते हो, आपके मुंह में कोई शार्प टूथ हो, तो काफ़ी सारे उसके रीज़न्स हो सकते हैं। तो अपने को पहले रीज़न फाइंड आउट करना है। अगर आपके में विटामिन डेफिशिएंसी के कारण है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन चालू कर सकते हैं डॉक्टर को पूछ के। अगर शार्प टूथ है तो वो आप घिसवा सकते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, वैसे भी पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए। पूरब जी का सवाल है कि 16 साल की उम्र में भी दूध के दांत होना नॉर्मल है। पूरब जी, ये नॉर्मल नहीं है। अगर 16 साल में भी आपके दूध के दांत है तो हो सकता है आपके नीचे जो परमानेंट टीथ हो वो होगा ही नहीं, या और कुछ रीज़न होगा। तो आप अपने डेंटिस्ट को बता के एक एक्सरे करवा लीजिए ताकि हमें पता चले कि उसका रीज़न क्या है। किसी का और कोई सवाल है? अदिति जी ने पूछा है टूथपेस्ट किट फॉर 3 ईयर ओल्ड। अदिति जी, बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है बच्चों के लिए, 3-4 कंपनी के आते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेंटिस्ट से भी चाहिए तो सजेशन लेके वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पूरब का सवाल है कि हम ब्रेसेस डाल सकते हैं अगर हमारे दूध के दांत भी है। तो पूरब, हाँ, मैंने जैसे कि कहा है ही नहीं, तो आपके डॉक्टर उस हिसाब से आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट चालू कर सकता है। पर हमें पहले रीज़न देखना है कि आपके दूध के दांत अभी तक क्यों नहीं गिरे हैं, उसके बाद ही हम आपके जो है ब्रेसिस लगाने का सजेशन ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं।
आई गेस फ्रेंड्स अभी किसी का और कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस सेमिनार को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। जिसने भी ये देखा और यहाँ पे सवाल पूछे, आई होप मैंने आपके सब सवालों का जवाब अच्छे से दिया होगा। थैंक यू मिहिर जी, ब्रह्मभट्ट युवा मंडल, भारतीय परवरिश योजना, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ एनजीओज़ और बाकी सारे जो मिहिर जी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपॉर्चुनिटी तहे दिल से हम लोग का आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बाकी जिसका कोई भी सवाल हो आप मेरे को मेल कर सकते हो। देवांश का एक सवाल है कि मोर फ्लोराइड इज़ गुड फॉर टूथ वाइटनिंग। नहीं देवांश जी, फ्लोराइड आपको वाइटनिंग में हेल्प नहीं करता, वो दांत की सड़न को रोकने में काम करता है। उसका भी एक कंटेंट होता है, एक ppm होता है उसका, वो एक कंटेंट होता है। तो जो भी टूथपेस्ट होता है वो एक कंटेंट लिमिट में होना चाहिए, ज़्यादा कंटेंट भी अच्छा नहीं है। सो आई गेस वी आर डन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू मिहिर भाई। गुड नाइट एवरीवन।